मूवी की स्टार्टिंग 2007 से होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति को बम से उड़ा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं जिस पर कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से आए होते हैं, जिसमें कि इंडिया से आर्यन होता है। एक दिन वहां पर आर्यन को खुदाई करते समय वहां पर एक बड़ा सा बक्सा मिलता है जिसमें कि बहुत सारा खजाना होता है। तभी वहां पर एक आदमी तालिबान को खबर कर देता है और इसके बाद तालिबान वहां पर अटैक कर देता है, जिससे कि बहुत लोग मारे जाते हैं। लेकिन आर्यन एक पाकिस्तानी बंदे के साथ वहां से बक्सा लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान उन्हें एक और लॉर्ड बुद्धा की बड़ी मूर्ति मिलती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम आर्यन को इस्लामाबाद में देखते हैं, जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खजाने को दे देता है, जहाँ पर वो खजाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान साथ ही कुछ हिस्सा इंडिया को भी दे दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर इन सभी देशों के संबंधों पर सवाल उठाता है, लेकिन किसी तरह उसे भी आर्यन मैनेज कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ फैक्ट पर विश्वास करता हूँ। यानी आर्यन यहाँ पर नास्तिक होता है और वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। और ये मीडिया वाले इस बात को हर तरफ से फैला देते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है एक न्यूज को उछालना। इस न्यूज को देखकर उसकी बेबी यानी गायत्री दुखी होती है, क्योंकि वह एक इतिहास की प्रोफेसर होती है और उसे इतिहास पर पूरा विश्वास होता है। वो अपने बेटे को इतिहास से जुड़े हुए कुछ कॉमिक्स पढ़ाती रहती है ताकि वह आर्यन की तरह नास्तिक ना बन सके। इसके बाद हम रामेश्वर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग हंगामा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इंद्रकांत ने उस राम सेतु को तोड़कर बहुत बड़ा सेतु बनवाना चाहता है, ताकि इंडिया और श्रीलंका की यात्रा में समय कम लग सके। यहाँ पर वो लोगों को यह पसंद नहीं आता है, क्योंकि राम सेतु उनके आस्था से जुड़ा हुआ है। यहीं पर इंद्रकांत बताता है कि अगर हमने राम सेतु को प्रूव कर दिया कि वह नेचर द्वारा बनाया गया है, बल्कि उसे किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसके लिए वो आर्यन को चुनते हैं, क्योंकि आर्यन नास्तिक होता है। और उसे कहा जाता है कि तुम ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें राम सेतु राम के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि रामायण से पहले ही नेचुरल यानी वह नेचर द्वारा बनाया गया है। फिर ऐसा होता भी है। आर्यन उस रिपोर्ट को तैयार कर लेता है और उसकी बीवी इस रिपोर्ट को देखकर खुश नहीं होती है और उसे समझाती है कि जैसे अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि को जोड़ता है, वैसे ही राम सेतु उसकी मर्यादा को जोड़ता है। अगर तुमने इस रिपोर्ट को दे दिया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा। इसके बाद वह इस रिपोर्ट को कोर्ट में दे देता है, जो कि देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट इमोशन नहीं बल्कि सबूत मांगता है, इसलिए कोर्ट का फैसला आता है कि उसे प्रूफ चाहिए कि राम सेतु भगवान राम के जन्म से पहले का ही है और साबित करो कि राम सेतु नेचर द्वारा बनाया गया है। इसके बाद पूरे देश में हंगामा हो जाता है और आर्यन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर आर्यन घर पर गायत्री से माफी मांगता है कि वह उसकी बात नहीं माना और उसका नतीजा यही हुआ। इसके बाद गायत्री कहती कि कोई बात नहीं, आज बाई नहीं आएगी तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। इसके बाद आर्यन घर का सारा काम करता है, वह सफाई भी करता है, वह कपड़ा भी धोता है, साथ ही खाना बनाता है। इसके बाद जैसे ही वो खाना खाने बैठता है तो उसे फोन आता है। वो फोन उसके बॉस ने किया होता है और उसे उसी बिजनेसमैन इंद्रकांत से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर आर्यन को कहा जाता है कि तुम्हें साबित करना है कि राम सेतु राम ने नहीं बल्कि नेचर द्वारा है और वह राम के जन्म से पहले ही मौजूद था। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं और बेहतर टीम का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आर्यन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा साबित कर दिया तो देश के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंचेगा, क्योंकि पिछली रिपोर्ट के चलते उसने साथ क्या हुआ था उसका नतीजा देख चुका है। फिर वो वहां से बाहर आता है, जहां पर कुछ लोग उसके मुंह पर काली पोत देते हैं। फिर यहीं पर उसे उसके बेटे कबीर के स्कूल से फोन आता है और वो लोग तुरंत उसे स्कूल में बुलाते हैं, क्योंकि उसके बेटे ने स्कूल में किसी से लड़ाई कर लिया होता है। फिर वह स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे को एक लड़का रावण का खानदान कहकर चिढ़ाता है, जिसकी वजह से वो उससे भिड़ गया होता है। फिर यहीं पर आर्यन की बहस उस लड़के के पिता से हो जाती है, जहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आर्यन को ही बहुत ज्यादा सुनाती है। फिर आर्यन घर आता है, जहाँ पर वो कुछ बीती बातों को याद करने लगता है कि कैसे उसे लोगों से हेट मिल रहा है और वो फैसला करता है कि वो उस प्रोजेक्ट को साइंटिफिक प्रूफ करेगा। लेकिन उसकी बेबी यानी गायत्री इस फैसले से खुश नहीं होती है और कहती है कि अब तुम हम लोगों का जीना भी दुश्वार करोगे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं कबीर को लेकर वाराणसी चली जा रही हूँ। इसके बाद आर्यन हेलीकॉप्टर से बैठकर राम सेतु के ऊपर से जाता है, जहाँ पर वो एक सीख पर पहुँचता है, जहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट के हेड बाली से मिलता है और बाली उसे अपनी लैब दिखाता है, जहाँ पर हर देश के एक्सपर्ट होते हैं जो कि राम सेतु पर रिसर्च करते हैं। यहीं पर आर्यन की मुलाकात सैंड्रा से होती है। यहीं पर सभी आर्यन को एक सबमरीन सूट दिखाते हैं जो कि पानी में कई दिनों तक रह सकता है। फिर यहाँ पर सभी राम सेतु को 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि उन्हें एक सैंपल चाहिए था कि वो 7000
साल से भी ज्यादा पुराना हो। इसका सैंपल लेने के लिए जिम्मेदारी आर्यन को दी जाती है। फिर आर्यन उस सूट को पहनता है और वो समुद्र के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कुछ टीम के लोग भी उसके साथ जाते हैं। आर्यन यहाँ पर राम सेतु के कुछ सैंपल भी ले आता है। फिर वो लोग उस पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो 18 साल पुराना है, जिसे बाली सुनकर बहुत खुश होता है और वो तुरंत ही उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर आर्यन उन ईंटों का भी रिसर्च करना चाहता था जो कि राम सेतु पर लगे हुए हैं, जिस पर कि जय श्री राम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह होती है कि वह पत्थर श्रीलंका के बॉर्डर के पास है और श्रीलंका में इस वक्त सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें कि उन्हें बहुत ज्यादा रिस्क है। फिर आर्यन इस रिस्क को लेता है और समुद्र में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक राम सेतु का रॉक दिखाई देता है, लेकिन वो श्रीलंका के बॉर्डर के बहुत करीब होता है। जिस पर बाली उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन आर्यन उसकी बात नहीं मानता है, जिस पर बाली उसे वापस खींच लेता है। जब उसका सूट उसके सामने आता है तो उसमें आर्यन नहीं होता है। फिर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आर्यन उस रॉक को लेकर पानी के ऊपर से चलता आ रहा था। वो वहाँ पर राम सेतु के ऊपर चल रहा होता है, जहाँ पर पानी की गहराई बहुत कम होती है। फिर वो उस रॉक पर रिसर्च करता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो रॉक 7000 साल पुराना है, यानी इस राम सेतु को भगवान राम द्वारा ही बनाया गया है। और इसके पहले जो सैंपल उन्हें मिला था उसे वहाँ पर कोई लाकर कहीं से रख दिया था। फिर उन्हें आगे रिसर्च करने के लिए परमिशन मिल जाती है, पर उसके साथ सैंड्रा और डॉक्टर गिबेल भी होती है। वो तीनों यहाँ पर एक मिनी सबमरीन के थ्रू जाते हैं, जहाँ पर हमें वाली के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। फिर सभी वहाँ से राम सेतु के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो श्रीलंका के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं। यहीं पर बाली उनके सबमरीन की पावर सप्लाई कट करवा देता है और उनका सिस्टम भी फेल करवा देता है। यह सब देखकर आर्यन समझ जाता है कि यहाँ पर उन्हें मरने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर डॉक्टर गिबेल भी पहले से ही बाली पर शक होता है, इसलिए वो उस रॉक को अपने साथ लाई होती है। फिर इनकी सबमरीन उस राम सेतु में फंस जाती है, लेकिन आर्यन किसी तरह उसे समुद्र की सतह पर लाता है। लेकिन यहीं पर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों समुद्र में डूबने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वो उन सबको लेकर एक टापू पर जाता है और इसका नाम एपी होता है। वह एक श्रीलंकन होता है। यहाँ पर आर्यन अपनी रिसर्च के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और एपी उसकी सारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक रामायण से जुड़ी हुई जगह पर ले जाने के लिए वादा करता है, जिस पर आर्यन कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस पर एपी कहता है कि मैं तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ, आप सभी को मैं वहाँ ले जाऊंगा तो आप सभी लोग मुझे पैसे देंगे। और वह इसका हिसाब अपनी डायरी में लिखता रहता है। अगली सुबह वो समुद्र के रास्ते राम सेतु की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाली अपनी टीम लेकर आता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि वह सभी उस शिप को यू टर्न लेकर उसी टापू पर आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और आगे जाकर डॉक्टर गिबेल गिर जाती है और यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए श्रीलंका की आर्मी भी आ जाती है, जो कि बाली के लोगों को रोक के रखती है। यहीं पर एपी गिबेल को हेलीकॉप्टर के पास भेजता है। फिर सभी हेलीकॉप्टर में आते हैं, लेकिन वहाँ पर एपी नहीं आता है। तभी एपी कहीं दूर से छलांग लगाकर आ जाता है। यहीं पर बाली डॉक्टर गिबेल को गोली मार देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है और वो मारी जाती है, जिससे कि सभी को दुख होने लगता है। इस मूवी की यहीं पर इंटरमिशन हो जाता है। इधर हम इंडिया को देखते हैं। सभी न्यूज में चल रहा होता है कि आर्यन के मुताबिक राम सेतु 18 साल पुराना है, जो कि राम के जन्म से पहले ही है और इसे आर्यन ने साइंटिफिक प्रूफ कर दिया है। और कोर्ट इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी टीम को 3 दिन का वक्त देती है और कहती है कि अगर वो लोग प्रमाण नहीं लाते हैं तो वह कोर्ट का फैसला कर देगी कि राम सेतु को तोड़ना है। यह न्यूज गायत्री भी देख रही होती है। यहीं पर गायत्री को फोन आता है। वो आर्यन से बताती है कि अब तुम खुश हो ना, जिस पर आर्यन को कुछ समझ में नहीं आता है। जिस पर गायत्री कहती है कि कोर्ट का फैसला आ गया है कि वो लोग 3 दिन बाद राम सेतु को तोड़ देंगे और यह रिपोर्ट तुमने ही दी होगी। जिस पर आर्यन कहता है कि नहीं, मैंने ऐसी कुछ रिपोर्ट नहीं दी है, बल्कि हमें चुप कराने के लिए वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम इस वक्त श्रीलंका में हैं। जिस पर गायत्री कहती है कि तुम जल्दी से वापस घर चले आओ, क्योंकि यहाँ पर 1 साल की सड़क गड्ढे में दफन हो जाती है और तुम 7000 साल पुराने इतिहास को कैसे ढूंढोगे। तभी वहाँ पर आर्यन देखता है कि यहाँ के लोग आज भी रावण की पूजा कर रहे हैं और कहता है कि रामायण का एक बड़ा हिस्सा श्रीलंका में भी घटित हुआ था ना। जिस पर गायत्री कहती है कि हाँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रावण के ही सबूत मिलेंगे, राम के नहीं। जिस पर आर्यन कहता है कि अगर मैं रावण के अस्तित्व को प्रमाणित कर देता हूँ तो श्री राम का अस्तित्व अपने आप ही प्रमाणित हो जाएगा। श्रीलंका में रामायण की गहरी खोज नहीं हुई है, तो यहाँ पर पक्का हमें एविडेंस मिल सकते हैं। इस पर गायत्री कहती है कि श्रीलंका में सिविल वार चल रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर आर्यन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे हनुमान जी आएंगे न रक्षा करने के लिए। फिर वह एपी की मदद लेता है और कहता है कि अगर हमें आज के डेट में रावण की लंका को ढूंढना है तो हमें क्लू कहाँ मिलेगा। फिर वह उन्हें एक लाइब्रेरी में लेके जाता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी
भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक आदमी देख लेता है और उन पर बाली के आदमी अटैक कर देते हैं, लेकिन वह किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगते हैं और सही सलामत भाग जाते हैं। तभी उन्हें एपी एक पंडित से मिलवाता है, जहाँ पर वह पंडित उन्हें एक ताम्रपत्रिका दिखाता है जो कि रावण के सोने की लंका तक ले जाने का नक्शा होता है और उन्हें इस नक्शे में गुप्त सुरंग मिलती है जिसे कि आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाया होता है। और इस पत्रिका को 7000 साल से इस पंडित के पूर्वजों ने हर 400 साल में एक नए पत्रिका पे लिखते आ रहे हैं, क्योंकि ये पत्रिका 500 साल बाद खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर एपी उन्हें ले जाने का रास्ता बताता है, लेकिन इसका चार्ज वो ज्यादा लेगा। फिर वह सब उसकी फोटो लेते हैं। फिर सभी यहाँ से अशोक वाटिका के लिए निकलते हैं। आगे उन्हें नक्शा समझ में नहीं आता है, तभी नक्शे को देखकर एपी समझ जाता है और उन्हें वहाँ से आगे ले जाने का रास्ता बताता है। इधर बाली उस पंडित के पास आता है और उसे ताम्रपत्र लेकर उसे मार देता है। इधर यह सब लिफ्ट लेकर आगे रावड़ा फास तक पहुँचते हैं, जहाँ पर वह सब एक झील से जाते हैं। यहीं पर वह सब एक क्रोकोडाइल को फॉलो करते हैं। फिर वह लोग एक हिल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें टनल का रास्ता नहीं मिलता है। फिर आर्यन को उस रॉक का प्रतिबिंब पानी में दिखता है और कहता है कि हो सकता है कि वह सुरंग पानी के अंदर हो। फिर सभी लोग उस सुरंग में जाते हैं और उसके दूसरे रास्ते से दूसरी जगह पे निकलते हैं। इधर बाली और इंद्रकांत को पता चल जाता है कि आर्यन ने उस सुरंग का ढूंढ लिया है और इंद्रकांत से बी केयरफुल रहने को कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इधर वो लोग लंका का प्रमाण की फोटो लेते हैं, क्योंकि उन्हें सोने की लंका मिल गई होती है, लेकिन सोने की लंका नहीं बची होती है, बल्कि उन्हें इसका प्रमाण मिल गया होता है। आगे चलकर उन्हें त्रिकुट पर्वत मिलता है, जहाँ पर पहले लंका थी। यहीं पर उन्हें संजीवनी बूटी भी मिल जाती है। यहाँ पर एक संजीवनी बूटी को एपी अपने बैग में रख लेता है। तभी वहाँ पर गायत्री आ जाती है हेलीकॉप्टर से और उसके साथ में बाली भी होता है। गायत्री को यहाँ पर बाली लाया होता है ताकि वो आर्यन की कमजोरी पर वार कर सके। फिर बाली उनको धमकाता है और उस रॉक को मांगता है, जिस पर आर्यन उसे देने के लिए मना कर देता है। तभी एपी उनके मामले को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन बाली उसे ही नीचे फेंक देता है। लेकिन एपी का बैग आर्यन के हाथ में आ जाता है। यह सब देखकर आर्यन और बाली में लड़ाई हो जाती है और सैंड्रा उस हेलीकॉप्टर के पायलट को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर पायलट को छोड़कर सभी सही सलामत बच गए होते हैं। तभी यहाँ पर आर्यन एपी का बैग लेने जाता है, जिसमें कि फ्लोटिंग रॉक और संजीवनी बूटी होती है। यहीं पर उसे ताम्रपत्र भी मिलता है। वो वहाँ से बाहर आता है तो देखता है कि बाली भी जख्मी पड़ा है। वह उसे भी लेकर बाहर आता है। तभी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन सभी किसी तरह बच जाते हैं। फिर वह सब इंडिया जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो लोग कैसे इंडिया जाएंगे। तभी बाली उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि आर्य ने उसकी जान बचाई होती है। फिर बाली उन्हें अपने आदमियों की मदद से इंडिया भेज देता है। यहीं पे कोर्ट के जज सुनाने वाले होते हैं कि राम सेतु एक नेचुरल है और उसे तोड़ने का फैसला देने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है और सारे सबूतों को दिखाता है और बताता है कि राम सेतु भगवान राम ने ही बनाया है, और उन्हें रावण के होने का सबूत भी दिखाता है। साथ ही संजीवनी बूटी को भी दिखाता है। लेकिन विपक्षी टीम भी उसकी अच्छी तरह से खबर लेती है और कहते हैं कि रावण के वजूद से श्री राम का वजूद नहीं मिल जाता है। अगर सरकार लोगों की आस्था की वजह से विकास न करे तो समाज तरक्की कैसे करेगा। अगर गंगा पर बांध न बनाया जाए, क्योंकि गंगा हमारी माता है, गाय का दूध न पिया जाए, पहाड़ों पर बिजली खम्भे न गाड़े जाए, तो विकास कैसे होगा। इस पर आर्यन कहता है कि हम लोग ताजमहल को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और हमें 7000 साल पुराना राम सेतु के बारे में पता चलता है, तो हम उसे तोड़ दें। यहाँ पर न जाने कितने लाखों मंदिर राम के बने हुए हैं, लेकिन राम द्वारा बनाया गया बस एक ही सेतु है जो कि पूरी तरह से सत्य है और उसका प्रमाण भी है, जिस पर जज भी आर्यन के पक्ष में फैसला सुनाता है और कहता है कि अगर विपक्ष को राम सेतु को तोड़ना है तो वह प्रूफ ला के दे कि श्री राम नहीं है। फिर आर्यन और गायत्री एपी के बैग को चेक करते हैं और उसे याद करते हैं। यहीं पर आर्यन उसकी डायरी को खोलने वाला होता है। तभी वहाँ पर जज का फैसला आ जाता है, जिससे वहाँ पर शोर होने लगता है और वह उस डायरी को नहीं खोल पाता है। फिर आर्यन घर पर होता है, जहाँ पर उसका बेटा कबीर हनुमान की कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। तब वो अंजनी पुत्र का नाम लेता है। तब आर्यन को याद आता है कि एपी का भी नाम अंजनी पुत्र था। फिर वह एपी की डायरी को खोलता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी डायरी में कोई हिसाब नहीं होता है, बल्कि बस श्री राम ही लिखा होता है। यह सब देखकर आर्यन समझ जाता है कि एपी कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे, जो कि एपी के रूप में आए होते हैं ताकि वह राम के अस्तित्व को आर्यन के थ्रू साबित कर सके।
तो दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों हमारी एक्सप्रेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।